नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। आज हम इकाई 10 में क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा देख रहे हैं और यह आत्मकथा का आज जो है मेरे ख्याल से अंतिम वीडियो होगा। और इसके बाद जो है हमारा जो इकाई 10 में क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा रखी थी हरिवंश राय बच्चन की, वह आत्मकथा पढ़ाना पूरा लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति आज समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही वैसे हम इकाई 7 कहानी देख रहे हैं और कहानी में हमने 2 कहानियाँ देखी है, दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें। आज कुछ कारणों से वह कहानियों का वीडियो मैं बना न सका, लेकिन आज समय न होने के बावजूद भी यह भी मैं वीडियो ज़्यादा हड़बड़ी में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज यह जो है इस आत्मकथा का अंतिम वीडियो होगा और इसमें लगभग आज यह समाप्ति हो जाएगा। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क पढ़ाते हैं और केवल आपका शुल्क इतना है कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाइए। यही है आपका शुल्क, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तक हमने कल देखा था और इसके आगे हम आप देखेंगे। खैर नीचे देखा था, लेकिन यही से हम प्रारंभ करेंगे। मैंने श्यामा को जब पहले दिन देखा था तभी वो मुझे सरलता यानी वह सोच रहा है जिस दिन पहले समय में श्यामा को देखा था उस दिन लेखक को श्यामा जो है सरल लगी थी, साकार लगी थी। टेढ़ी दुनिया से कुछ अलग, कुछ घबराई, जैसे किसी को अपने को पूर्ण समर्पित कर निश्चित होने को आतुर है। मैं तो शायद किसी भाग्य विधाता से उसके सम्मुख आ गया था, यानी उसके भाग्य में मैं ही लिखा था, ऐसा लेखक सोच रही है। कल हुआ था, लेकिन फिर भी आज हम इसको देखेंगे, नहीं तो आगे ही बढ़ेंगे। नहीं तो कैसा है, ये पढ़ाने के चक्कर में वह पूरा आगे का जो भाग है वह रह जाएगा। यही से पढ़ेंगे, जाने दो, क्योंकि ये पंक्तियाँ मैं छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ की जो पंक्तियाँ है यह पंक्तियाँ मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये कल के भी वीडियो में बताई गई है और आज भी बताने वाला हूँ। कभी भी न पाता यदि राजू भैया ने मेरा संस्करण लिखते हुए यह वाक्य न लिख दिया होता। यानी हरिवंश राय बच्चन का संस्करण किसने लिखा है, तो राजू भैया ने लिखा है। और उसमें एक पंक्ति है, भाभी तो मानो स्वाति की एक दुर्लभ बूंद थी। यानी भाभी कौन, श्यामा जो है एक स्वाति नक्षत्र की बूंद है। अभी इस कबीर जो है स्वाति नक्षत्र की पहली जो बूंद होती है उसके बारे में एक दोहा लिखता है। वह दोहा क्या है, कोई किसी को याद आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन उसका अर्थ ऐसा है, वह स्वाति नक्षत्र की पहली जो बूंद है किसी केले के पेड़ में पड़ जाए तो वह कपूर बन जाती है, किसी सीप में पड़ जाए तो वह क्या हो जाता है, तो वह मोती हो जाता है। और किसी सांप के मुंह में पड़े तो वह विष बन जाता है। यानी संगति का प्रभाव बताते हुए स्वाति नक्षत्र की बूंद का ये कबीरदास ने काफ़ी अच्छा उदाहरण बताया हुआ है उस दोहे के माध्यम से। भाभी तो मानो स्वाति की एक दुर्लभ बूंद थी जो लहरों के थपेड़ों में परेशान हो एक सीप में समा गई थी। और उस सीप को जब उनके नियोजित मरजीवे सीपी के धीवर के हाथ न संभाल सके तो वहाँ से बिछलते ही मानस के महाकाल ने उसे उदर स्थल लिया। ये किसने, ये राजू भैया ने लिखा हुआ कथन है, याद रखिए। प्रणय पत्रिका के अंतिम के पूर्व गीत में ये पंक्तियाँ है। यानी प्रणय पत्रिका में जो अंतिम रचना थी उसके पूर्व यह गीत शामिल किया हुआ है, लिखा हुआ है। वह गीत पढ़ते हैं, यानी कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं, पूरा गीत तो नहीं है यह। गगन के ऊपर घन, धन के ऊपर है अड़गन पाती, उड़गन के ऊपर बसता है प्राण पपी है का प्रिय स्वाति। उसकी आँखों के करुणाकन का सपना ओढ़ों पर अंकित कर किसने सागर की गोदी में बिठला उपहास किया सा। तन के सो सुख सो सुविधा में मेरा मन बनबास दिया सा। ये वहाँ पर किसमें, प्रणय पत्रिका में छपा हुआ यह गीत था और उसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी हुई है। क्या इन पंक्तियों में अनजाने में श्यामा को ठीक उस रूप में न देख रहा था जिसमें वह राजू भैया की आंखों में पिछले 30 से अधिक वर्षों से बसी थी। यानी इस पंक्तियों में उस राजू भैया की नज़रों ने जो श्यामा को देखा था वैसा ही मैंने देखा था। क्या ऐसा वह ये कर रहे हैं।
सृजन के क्षण को जिस गहराई, जिस ऊंचाई से देखते हैं, यानी सृजन यानी जो लिखने की जो गहराई है, उस ऊंचाई को देखते हैं, सृजक के लिए भी आगे और आश्चर्य का विषय है। यानी सृजक है, सृजक के लिए भी वह किस ऊंचाई से देख रहा है, किस ऊंचाई से वह रेखांकित कर रहा है, वह एक आश्चर्य का विषय लेखक के लिए भी हो सकता है। मैं सोई नहीं जानता था कि इन पंक्तियों में मेरी कल्पना ने श्यामा की ही यंती की स्पर्श प्राप्त कर लिया था। श्यामा की रुग्ण अवस्था मेरे भोक्ता के लिए ही नहीं, मेरे श्रेष्ठा के लिए भी उद्दिक्ततापूर्ण थी। मधुशाला जनवरी 1936 में सुषमा निकुंज से निकली, यानी मधुशाला जो है वह 1936 में प्रकाशित सुषमा निकुंज प्रकाशन से निकली थी। खयाम की मधुशाला और मधुशाला के सम्मान पॉकेट, यानी खयाम की मधुशाला की जो किताब थी, वह मधुशाला जो पॉकेट रूप में किताब बनाई थी, उसी रूप में खयाम की मधुशाला का भी रूपांतर हुआ। अब एक के बजाय दो दो कृतियाँ थी जिस पर मेरे विरोधी कलम और जबान चला सकते थे, यानी दो दो किताबें एक साथ बाजार में आई थी और उस पर जो विरोधी थे वह कलम चला सकते थे। किसी संयमी सिद्धि की दृष्टि में मेरी कविता वासनामय थी, तो किसी उत्कृष्ट आशावादी की दृष्टि में मेरी कविता निराशावादी, यानी किसी संयमी के मन में वह वासनामय होती थी, वह बच्चन की कविता, या किसी के मन में आशावादी। कोई मुझ पर अकर्मण्य पलायनी होने का अभियोग लगाता था, तो कोई निष्क्रिय भाववादी होने का, कोई मुझे कुमार्गगामी कहता था, तो कोई मुझे पथभ्रष्ट, और मैं भी किसी को बख्शने की मनस्थिति में न था। मेरे जीवन की तीव्र अनुभूतियों और संघर्षों ने मुझे इतना भाव प्रणव सेंसिटिव बना दिया था, यानी संवेदनशील बना दिया था। जो भी वह संघर्ष था, उस संघर्ष की जो भी जीवन की अनुभूतियाँ थी, उस पर संकीर्ण कट्टरपंथी और प्राय ईर्ष्या द्वेष प्रेरित आलोचकों के आरोप भी मुझे प्रत्युत्तर में गीत अथवा कविता लिखने को उकसा दे जाते थे। यानी जो भी आलोचक थे, जो भी विरोध करने वाले थे, उसकी टिप्पणियाँ भी लेखक को कविता लिखने या लिखान करने में उत्साह बताते थे। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए, पढ़ रहा हूँ जो वह कवि की वासना, कवि की निराशा, कवि का उपहास और पथभ्रष्ट श्यामा की रोगशैया के निकट ही लिखे गए थे। यानी याद रखिए, हरिवंश ने श्यामा के मृत्युशैया के निकट कौन कौन से गीत, कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कवि की वासना, कवि की निराशा, कवि का उपहास, पथभ्रष्ट, यह जो है, जब श्यामा जो थी वह मृत्युशैया पर, अंतिम इस पर रोगशैया पर पड़ी थी, तब उसकी देखभाल करते हुए, उसकी सेवा करते हुए हरिवंश ने कवि की वासना, कवि की निराशा, कवि का उपहास और पथभ्रष्ट यह रचनाएं लिखी थी। साथ ही अदृश्य और दृश्य संसार ने भी जो चुनौतियाँ मुझे दी थी, उनका सामना करने के लिए मुझे अपनी शब्द शक्ति से अपने बल, साहस और संकल्प के प्रति सचेत और विश्वासी बनना था। कवि का गीत, लहरों का निमंत्रण, मांझी आदि रचनाएं भी उसी में सम्मिलित है। यानी यह कवि की वासना, कवि की निराशा, कवि का संसार, कवि का साहस, कवि का साहस, कवि का उपहास, साहस नहीं, कवि का उपहास, पथभ्रष्ट, यह रचनाएं किसमें संकलित है? तो कवि का गीत, लहरों का निमंत्रण या मांझी में यह उपर्युक्त रचनाएं संकलित है, याद रखिए। उसमें से पंक्तियां हैं, आज है अस्थिर गगन, अस्थिर ललिल तल हो रहा है, किंतु अस्थिर हो न माजी, धैर्य अपना खो रहा है। झेलने को इस बड़े तूफान के झोंके झकोरे, मानवी संपूर्ण साहस वक्ष बीच संजो रहा है। अवनी अंबर की तराजू सामने रख दी गई है, क्यों न तोलूं आज अपनी शक्ति इस पर गर्व से धर। धूमि धूलि मैं नम क्या इसी से बांध दूं मैं नाव तट पर। श्यामा के देहावसान के बाद इन सब कविताओं का संग्रह मधु कलश के नाम से प्रकाशित हुआ। यानी जो भी रचनाएं, जो भी कविताएं श्यामा की सेवा करते समय लेखक ने लिखी थी, उन सभी रचनाओं का संकलन जो है मधु कलश नाम से श्यामा के मृत्यु के पश्चात किया है, याद रखिए, प्रकाशित हुआ, जिसे मैंने श्यामा की स्मृति में विश्व वृक्ष की डाल में बांध दिया। जैसे मृतकों के लिए घट बांधा जाता है, कल्पना मधुशाला में ही जन्म ले चुकी थी। घट बांधे अंकुर लता में, मध्य न जल हो पर
हाला। श्यामा के जीवन और मरण संघर्ष में उसके सानिध्य में बिताया समय बहुत गंभीर था। यानी श्यामा का जीवन मरण, श्यामा का जो संघर्ष था, जीने मरने की जो बात थी, वह बहुत ही संघर्षमय था, बहुत ही विदारक था, गंभीर था। ऐसा अनुभव होता था कि मैं जीवन की एक विभाजन रेखा की ओर बढ़ रहा हूँ और मन मन कभी पीछे देखता था, कभी आगे। अंतिम श्वासों तक आशा रखने और उपचार किए जाने के निश्चय के बावजूद कहीं मन ने यह स्वीकार भी कर लिया था कि एक दिन श्यामा शव मात्र रह जाने वाली है। यानी मन में भी विचार आया था कि एक दिन जो है इसकी देहवास होने वाला है, मुझे छोड़कर चली जाने वाली है। जिस अवस्था से आदमी को सयाना समझा जाता है, यानी जिस अवस्था से, जिस उम्र से आदमी को सयाना समझा जाता है, जैसे कहते हैं कि बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, ऐसा। यानी बालिग कहे जाने की उम्र से लेकर अब तक के अभी मेरी उम्र 2 की दहाई पर गिनी जाती थी। पिछले 12 वर्षों में जिन अनुभवों से मैं गुजरा था, वे हर्षोन्मादक, हृदय विदारक और इसके बीच की न जाने कितनी स्थितियों के थे। मेरे सुकुमार, भावुक, भावनाप्रवण हृदय ने सबको झेला था। यानी सभी, भावुक भावना को झेला था, सुकुमार को झेला था, सभी को झेला था। लेखक के मन में हृदय ने सहजा था, सबसे प्रभावित प्रेरणा ग्रह की थी। उन प्रथम तरुणाई के ताजे दिनों में मन उन्माद अवसाद का विभेद करता ही कहाँ था। यानी जब नया नई तरुणाई आती है, एक नया नया यौवन धारण करता है, तब उन दिनों में जो उन्माद होता है, उत्साह होता है, अवसाद होता है, उसमें आदमी भेद नहीं करता, विभेद करता ही कहाँ है। यानी किसमें भेद नहीं करता, जल्दी ही आकर्षित हो जाता है। उसे आकर्षित करती थी जीवंतता, गतिशीलता, नवीनता, तीव्रता, तीक्ष्णता, रंगीनी, रस भीगी रस, चाहे छलकते जाम में हो या चाहे छलकलाती आँखों में। यानी उस उम्र में किस तरफ मन आकर्षित होता है, जीवंतता में, गतिशीलता में, नवीनता में, तीव्रता में, क्षीणता, तीक्ष्णता में, रंगीनी, रस भीगी, इन सभी की तरफ जो है मन आकर्षित होता है यौवन जब धारण करता है मनुष्य तब। प्रिय अप्रिय के वर्गीकरण से दूर जो भी प्रभावान था, यानी प्रिय अप्रिय के वर्गीकरण से, यानी जो प्रिय है, कोई अप्रिय है, कोई जान पहचान का है, कोई अनजान है, उसमें प्रिय के वर्गीकरण से दूर जो भी प्राणवान था, वह प्राणों में रसा बसा था। शायद काल के स्वाभाविक गतिक्रम में भी ऐसी तरुणाई बिला जाती है। मैं जैसे जैसे श्यामा को शव कर देने वाली रेखा के निकट पहुंच रहा था, वैसे वैसे यह तरुणाई मुझसे विदा होती जा रही थी। यानी जैसे जैसे श्यामा जी की सेवा करते हुए श्यामा रोगग्रस्त थी, तो जैसे जैसे वह मृत्यु के निकट जा रही थी, वैसे वैसे लेखक जो है तरुणाई से विदा ले रहे थे, अपने यौवन को त्याग रहे थे। जो कुछ रग रग रेशे में गर्म रक्त बनकर दौड़ता था, वह जैसे दिमाग की ठंडी शिरा में मीठी कड़वी याद बनकर रहने लगा था। और एक दिन जब उसका शव मेरी गोद में आ गिरा, तो मेरी सारी पिछली यादों के अतिरिक्त घटनाएं ही रहती किस रूप में अंधकार में डूब गई। यानी एक दिन श्यामा की मृत्यु हो गई और सब कुछ जो है लेखक के सामने जो भी यादें थी, वह सब कुछ अंधकार में डूब गई, अंधेरे में डूब गई। मैं भी अंधकार में डूब गया, यानी पत्नी की मृत्यु के बाद लेखक भी अंधेरे में डूब गए। कुछ पता नहीं था कहाँ को जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं था कहाँ से आ रहा हूँ, नहीं कुछ कुछ पता चलता था। अभी वे प्रतिध्वनियाँ इतनी मंदमौन न हुई थी जिनको मैंने अपना मधुगान समझा था, पर अब उन्हें सुनने को मैं रुकना नहीं चाहता था। मैं अंधकार की ही ओर मुँह किए चला जा रहा था, दूर मंदतर होती अपने अतीत की प्रतिध्वनियों से दूर। यानी जो भी अतीत था, जो भी श्यामा की यादें थे, उन सभी यादों से दूर जा रहे थे। धुंधली से और धुंधली होती अपनी विगत की प्रति छायाओं से निरुद्देश्य नहीं। यही मैं जीवन यात्रा में कभी नहीं हो पाया। शायद अपने को अधिक स्पष्ट करने के लिए अपने से ही मैंने पूछा था। यानी लेखक ने खुद से ही पूछा था। क्या पूछा था, इस पंक्ति में देखते हैं। मुँह क्यों आज तम की ओर, मुँह क्यों आज तम की ओर,
और मैंने ही उत्तर दिया। यानी लेखक ने खुद से प्रश्न पूछा कि आज तुम्हारा मुँह जो है वह तम की ओर क्यों है। फिर उत्तर ही खुद को पूछा और खुद ही उत्तर बता रहे हैं। प्रश्न ही उन्होंने खुद से पूछा और खुद उत्तर बता रहे हैं। काली माँ से पूर्ण पथ पर चल रहा हूँ मैं निरंतर, चाहता हूँ देखना मैं इस तिमिर का छोर, ज्योति की निधिया अपरिमित कर चुका संसार संचित, पर छिपाए है बहुत कुछ सत्य यह तम घोर। और इस घोर तम के अंदर छिपे बहुत कुछ सत्य को भी देखा। आप उसे देखना चाहोगे? यानी क्या सत्य है, उस सत्य को भी देखा है, आप उस सत्य को देखना चाहोगे क्या? ऐसा लेखक कहते हैं। यहाँ पर जो है यह क्या भूली क्या याद करो आत्मकथा समाप्त होती है। यहाँ से जो हमने वाक्य पढ़ते समय ऐसे ऊपर एक एक लिखा हुआ देखा था, दो लिखे हुए देखे थे, उसका जो संदर्भ है वो उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर है, वह हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के इस प्रसंग को पढ़कर श्री राय कृष्णदास ने मुझे सूचित किया। जब काशी के पंडितों ने कायस्थों को क्षत्रियत्व का व्यवस्था पत्र दिया, यानी वह क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रसंगों को पढ़कर, यानी जो भी अंदर प्रसंग दिए हैं उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि जब पंडितों ने, काशी के पंडितों ने कायस्थों को क्षत्रियत्व व्यवस्था पत्र दिया, जिस पर भारतेंदु जी ने जाति पाति जाति गोपाल की प्रहसन लिखा, यानी काशी के कायस्थों को क्षत्रियत्व का प्रमाण पत्र दिया है, क्षत्रियत्व क्षत्रिय ठहराया, उस पर भारतेंदु ने लिखा है, गोपाल की प्रहसन लिखा था, याद रखिए। तब यहाँ के एक बुजुर्ग कायस्थ ने बड़ी ही सुंदर बात कही, भाई अभी तक हम लोग विष्णु भगवान के उस अंग से अपनी उत्पत्ति मानते थे जिस अंग को पूजते हैं। यानी एक वहाँ का कायस्थ बता रहा है कि हम भी विष्णु भगवान को अपना एक अंग मानते हैं, ऐसा। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो ये है परिशिष्ट दिया हुआ है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वह हम देखेंगे। वैसे सभी इम्पोर्टेंट ही है। ये किसकी है? बच्चन जी, यानी किसका पत्र है? सुखदेव राज लिखते हैं। सुखदेव राज क्या लिखते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है, ये पूछा जा सकता है। जिसे मैं धनंतरी समझा था या जिसे मैं धनंतरी बताया गया था और क्रांतिकारियों की आइडेंटिटी गुप्त रखने के लिए प्राय ऐसा किया जाता था, वास्तव में सुखदेव राज थे। यानी वह सुखदेव राज थे, जैसा कि उनके 12/3/70 के पत्र से मुझे बात को मालूम हुआ। यानी 12/3 यानी 12 मार्च 1970 के पत्र वह लेखक ने देखे और वह लेखक को याद आया। पत्र नीचे दिया, यानी उनका पत्र क्या है वह नीचे दिया गया है सुखदेव राज का। वह पत्र क्या था, वह पत्र हम पढ़ेंगे। आपकी क्या भूलूं क्या याद करूं पुस्तक देखी, यानी वह अनेक पाठक वर्ग जो है वह क्या भूलूं क्या याद करूं कविता पढ़ने के बाद, ये आत्मकथा पढ़ने के बाद उस पर दी हुई प्रतिक्रिया वह यहाँ पर दी हुई है। आपकी क्या भूलूं क्या याद करूं पुस्तक देखी, आपने प्रतिक्रिया जानना चाहिए है तो सुनिए। सन 30 नवंबर या दिसंबर में आपके यहाँ ठहरा था। यानी जो यह कहते हैं कि मैं सन 1930 में दिसंबर या नवंबर महीने में आपके यहाँ ठहरा था। फरारी के हालात में दुर्गा भाभी के साथ मैं पहले महादेवी जी के यहाँ पहुँचा गया। बाद में आपके यहाँ परिस्थितिवश आपने खुलकर बात न हो सकी, यानी कुछ परिस्थिति के कारण आपसे खुलकर बात न हो सकी। जेब में गोलियां आपने जो देखी थी वह संभवतः आपने मेरे ही जेब में देखी होगी। धनंतरी 1 नवंबर को गिरफ्तार हो गया था। इसके पहले अगस्त या दिसंबर में मैं और धनंतरी इलाहाबाद गए थे, मगर उस समय आपसे पहचान नहीं हुई थी। खैर ये मुख्य विषय नहीं है। आपने जो श्री कृष्ण और प्रकाशों के संबंध में लिखा है वे बहुत ही मार्मिक है। यानी जो भी श्री कृष्ण और प्रकाशों के बारे में लिखा है, याद रखिए प्रकाशों कौन है? प्रकाशों का नाम ही रानी है। प्रकाशों जो है वह बम बनाती है, क्रांतिकारी महिला है। उसके साथ ही श्री कृष्ण जो है वह उसका साथ देता है और प्रकाशों का अंतिम विवाह जो है वह यशपाल के साथ होता है, याद रखिए। श्री कृष्ण को उनके पहले भी और बाद में भी मुझे देखने का मौका मिला। आपका रेखाचित्र प्रकाशों और सूर्य के संबंध में यथार्थ से बहुत निकट है। आप साहित्यकार है, संवेदनशील भाषा में शक्ति है,
हम लोग अपनी कथा को व्यक्त नहीं कर पाए। यदि आपको सुविधा होगी तो दिल्ली में आकर कभी आपसे मिलूँगा। आशा है आप सकुशल होंगे। शेष मिलने पर यानी शेष बातें जो है वह मिलने पर पड़ेंगी। आपका सुखदेव राज का लिखा हुआ यह पत्र है। इस पर एक पत्र भेजा था। अभी दूसरा पत्र किसका है? अक्षय कुमार जैन का है। इस पर उसमें क्या लिखते हैं यह भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। मधुशाला ने जो लोग स्वीकृति और जनप्रियता प्राप्त की, यानी मधुशाला किताब ने जो भी जनप्रियता, पाठक वर्ग की प्रियता प्राप्त की है, उसे देखते हुए आज कोई भी व्यक्ति इस बात को याद कर कि वह मधुशाला के सर्वप्रथम काव्य पाठ में मौजूद था, थोड़ा गर्व का अनुभव किए बगैर नहीं रह सकता। यानी थोड़ा सा गर्व का अनुभव किए बिना नहीं रह सकता कि किसका, मधुशाला का भी काव्य पाठ किया है। यदि हमने भी देखा है और यदि आप भी वह पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हमने कहीं ना कहीं मधुशाला का ही काव्य पाठ किया है। यह अवसर मेरे जीवन की मधुर स्मृतियों में है। वह शाम मुझे अच्छी तरह याद है जब आपसे 25 साल से भी ज़्यादा हुए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र था और छात्रावास के मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में एक युवक धीमे स्वर में कोई कविता गुनगुना रहा था। यानी यह काशी विश्वविद्यालय में छात्र थे और उनके छात्रावास के बगल के कमरे में एक युवक जो है धीमी आवाज़ में हरिवंश की कविता गुनगुना रहा था। मैंने छिपे छिपे सुना और दूसरे दिन विशाल शिवाजी का हॉल में उसने उन्मुक्त का कंठ से कविता पाठ किया। यूँ कवि सम्मेलनों में जाने का अवसर मुझे पहले भी मिला था, पर उस दिन ऐसा कुछ ऐसा लगा कि उस युवक कवि के स्वर में अपार आकर्षण है और उसकी कविता में नवयुवकों के मन की चीज़ कही गई है। वह युवक कवि थे भाई बच्चन। यानी वह नवयुवक कवि कौन थे? तो भाई बच्चन यानी हरिवंशराय बच्चन थे, याद रखिए। और उन्होंने जिस कविता पाठ किया था वह थी मधुशाला। यानी लेखक ने हिंदू विश्वविद्यालय के शिवाजी हॉल में कवि सम्मेलन में मधुशाला का काव्य पाठ किया था, याद रखिए, जिसकी पंक्तियों को वहाँ पर मौजूद हजारों की सुनने वालों के उनके साथ दोहराया था। उस वक्त की भावना को कुछ शब्दों में बता सकना कठिन है। बस यही लग रहा था कि वे जो कुछ कह रहे हैं वह हम सब यानी हरिवंश जो कहना चाहते थे वे हम सब कहना चाहते थे, यानी पाठकों के मन की बात। पर न जाने हमारे पास शब्द थे और न हम में साहस। उनके शब्दों में जैसे हमारे मन के बंधन खुल रहे थे। जैसे एक मराठी में अभी भी एक कविता है, मंचीय कवि है, उनका नाम है अनंत राऊत। मैं उनसे मिला हूँ। एक कविता है मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मराठी है कविता, काफ़ी अच्छी है। मित्र कैसा होना चाहिए, वो कविता आप यदि सुनते हो तो आप कविता जब समाप्त होती है तो आपकी आँखों में पानी आ जाएगा, ऐसी कविता है मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा। बहुत लाजवाब कविता है। वो उसी प्रकार हर एक जो सच्ची मित्रता में है, सच्चा मित्र है, किसी के साथ मैत्री करता है तो दोस्ती है, तो उसको लगता है कि मैं भी इस प्रकार दोस्ती निभाऊँ। ऐसी वह कविता है मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, अनंत राऊत इनकी। मैं उनसे मिला हूँ, बहुत अच्छे स्वभाव से, बहुत अच्छे कवि है वह का। और इसके बाद और एक हमारे हिंदी में और भी वर्तमान में मंचीय कवि है, इसका जिक्र मैंने फिलहाल कल ही किया था और आज भी करता हूँ। जो बेरोज़गार साथी है, जो बेरोज़गार है युवा आज का, और फिर वो रोज़गार प्राप्त करता है, उसका चेहरा किस प्रकार खिल उठता है, यह पंक्ति बताने वाले स्वयं श्रीवास्तव सर, काफ़ी अच्छा। उनकी एक पंक्ति मुझे अभी याद आती है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है चेहरे पे खून पसीने की चमक है। इतनी बहुत प्रेरणादायी पंक्ति है, बहुत प्रेरणादायी पंक्ति है। तो वह बेरोज़गार युवा यदि सफल होता है, पढ़ाई करके किसी काम में लगता है, तो वह सुनता है तो उसको लगेगा कि यह पंक्ति मेरे मन की है, मेरे लिए ही लेखक ने लिखी है, ऐसा लगता है। तो खैर ये प्रसंग पढ़ते पढ़ते मुझे आज की वर्तमान की याद आ गई। नवयुवक तो पागल थे, पर बड़ों में एक प्रकार की प्रतिक्रिया भी हो रही थी। यानी नवयुवक तो पागल थे, यानी जो बड़े बुजुर्ग थे वह भी प्रतिक्रिया दे रहे थे। प्रोफेसर मनोरंजन प्रताप सिंह ने उस कवि सम्मेलन का सभापतित्व किया था। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
शिवाजी हॉल में जो कवि सम्मेलन हुआ था उसका सभापतित्व किसने किया था? तो प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिंह ने किया था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। और उन्होंने वही बैठे-बैठे मधुशाला की कई रुबाइयों की पैरोडी लिख डाली और सुनाई भी। तब तक मधुशाला का काव्य पाठ कराया गया और लोग लिखने का सामान लेकर आए और सुन कर बहुत सी रुबाइयाँ लिख ले गए, यानी सुनते हुए बहुत सारी पंक्तियाँ लिख कर ले गए। ये अक्षय कुमार जैन का पत्र था और यह वहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र थे और इन्होंने हरिवंश राय बच्चन का काव्य पाठ सुना था, याद रखिए। मधुशाला 12वां संस्करण 1959 की शेमेशा से, यानी यह 12वां संस्करण पर है। अभी तीसरी प्रतिक्रिया किसकी है? मनोरंजन प्रसाद। ये काफ़ी बड़ी दिख रही है, फिर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। और आज जो है वही लगभग जो है मेन कृति जो थी वह हमारी पढ़ाना हो गई है। मुझे धुंधली सी स्मृति है उस कवि सम्मेलन की जिसमें पहली बार बच्चन ने अपनी मधुशाला सुनाई थी। यानी धुंधली सी एक याद है कि जब हरिवंशराय बच्चन ने पहली बार मधुशाला सुनाई थी। दिसंबर सन 1933 शिवाजी हॉल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, यानी यह भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही प्रतिक्रिया आई है। कवि सम्मेलन के सभापति थे हमारे गुरुवर हरिओंद जी, किंतु उनके न आने के कारण अथवा आकर चले जाने के कारण ठीक याद नहीं मुझे ही सभापति का आसन ग्रहण करना पड़ा। यानी याद रखिए, ये प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिंह हैं, ये उनकी प्रतिक्रिया है। यानी मेन सभापति किसको बनाया गया था? तो हरिओंद जी को, यानी कुछ कारणों से हरिओंद जी जो थे उपस्थित नहीं रह सके और फिर प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिंह को सभापतित्व स्वीकार करना पड़ा, सभापति का आसन ग्रहण पड़ा था। उस दिनों में मैं अंग्रेजी विभाग में वही प्राध्यापक था, किंतु हिंदी में रुचि होने के कारण 5 सवारों में मेरी भी गिनती हुआ करती थी और कई कवियों ने उस सम्मेलनों में अपनी रचनाएं सुनाई थी, किंतु 2 युवक कवियों की रचनाएं लोगों ने विशेष रुचि के साथ सुनी। यानी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काव्य पाठ हुआ था उसमें 2 युवा कवियों की रचनाएं प्रेक्षक वर्ग ने रुचि से सुनी थी। एक थे नरेंद्र शर्मा उन दिनों प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए के विद्यार्थी थे और दूसरे थे बच्चन जो उन दिनों प्रयाग के ही विद्यालय में अध्यापन करते थे। यानी 2 लोगों की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1933 दिसंबर 1933 में हुए काव्य पाठ में शिवाजी हॉल में 2 लोगों की काव्य पाठ पसंद किया गया। एक थे एमए के विद्यार्थी प्रयाग विश्वविद्यालय के एमए के विद्यार्थी नरेंद्र शर्मा और दूसरे थे हरिवंशराय बच्चन। दिन बच्चन का ही था, यानी दिन बच्चन का था। मस्ती के साथ झूम कर जब उसने अपने सुललित कंठ से मधुशाला को सस्वर सुनाना शुरू किया तो सभी श्रोता झूम उठे। नवयुवक विद्यार्थी ही नहीं, बड़े बूढ़े भी झूम उठे। सोए मेरे ऊपर भी उसका नशा छा गया था। तब यह सूद कहाँ थी कि उनके दूसरे पहलू की ओर देखता अथवा उसकी परोड़ी करता। बस शोर लहरी में लहराना, मंद की मस्ती में झूमना और जब हर चौथी पंक्ति के अंत में मधुशाला का उच्चारण तो बरबस गायक के साथ स्वयं भी उसकी अनवरति करना, और यह बात प्राय प्रत्येक श्रोता के साथ थी। यानी जिस प्रकार वह डॉक्टर कुमार विश्वास की कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। यह जब वो मंच पर गाने लगते हैं तो उसके साथ साथ श्रोता वर्ग भी गाने लगता है। उसी प्रकार उस शाम बच्चन को सुनकर नवयुवक पागल हो रहे थे। यानी उस समय में जो हरिवंशराय बच्चन का काव्य पाठ सुनकर नवयुवक जो थे पागल हो रहे थे। पागल मैं भी हो रहा था, किंतु वह पागलपन उसी प्रकार का न रहा। यह गिलहरी कुछ दूसरा ही रंग लाई और वह रंग प्रकट हुआ दूसरे दिन के कवि सम्मेलन में, जो केवल मधुशाला का सम्मेलन था। यानी दूसरे दिन में केवल मधुशाला का ही सम्मेलन था। बच्चन का और मेरा सम्मेलन था। मधुशाला का सर्वप्रथम कवि सम्मेलन केवल मधुशाला का बच्चन ने अपनी अनेक रुबाइयाँ सुनाई थी और मैंने केवल 8 बच्चन, यानी प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिंह ने केवल 8 रुबाइयाँ मधुशाला की सुनाई थी, याद रखिए। बच्चन आदि और अंत में थे
और मैं था मध्य में, यानी मध्य में वह सभापतित्व स्वीकार करने वाले थे मनोरंजन प्रसाद सिंह। इंटरवल में जब सुनते सुनाते थे, थक से गए थे, शीशे के गिलास में सादे पानी से गले की चुस्की मिटा रहे थे। बात ऐसी हुई कि पहले दिन जब बच्चन ने मधुशाला सुनाई थी, तब सम्मेलन में उतने विद्यार्थी न थे। जब उनकी शोहरत फैली और अनेक अनेक कंठों से छात्रोवासों में तथा इधर उधर मधुशाला की मादक पंक्तियाँ निकलने लगी, हवा में थिरकने लगी, तो जिन लोगों ने न सुना था वे भी पागल हो रहे थे। जिन लोगों ने सुना था, यानी पहले दिन काव्य पाठ हुआ तो मधुशाला सुनने के लिए या काव्य पाठ में जो श्रोता वर्ग था वो बहुत कम था, और दूसरे दिन कुछ उनका प्रसार हुआ तो बहुत सारे लोग दूसरे दिन आ गए। बस सभी का आग्रह हुआ कि एक बार फिर बच्चन की कविता का पाठ हो, केवल बच्चन का ही, केवल मधुशाला का। आर्ट्स कॉलेज के उस हाल में, जो कॉलेज भवन की दूसरी मंजिल पर ठीक जीने के पास अवस्थित है, जमकर सभा हुई। कहीं तिल भर जगह न थी। कमरे का कोना कोना तो भरा ही हुआ था। बाहर दरवाज़ों के सामने भी अनेक अनेक विद्यार्थी थे। बच्चन जी ने कविता पाठ शुरू किया। लड़के झूमने लगे। सभी विभोर से थे, किंतु आखिर इंटरवल की आवश्यकता हुई ही, और तब मैंने अपनी चीज़ पेश की तो शराब के साथ चीखने के समान थी। मज़ह जायका बदलने के लिए लोगों का काफ़ी मनोरंजन हुआ। ये मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लिखी थी, जो इस कवि सम्मेलन के सभापतित्व थे, और यह जुलाई 1961 में भेजा हुआ पत्र है। ये किसका है? नरेंद्र शर्मा। ये भी पढ़ेंगे हम, नरेंद्र शर्मा का पत्र। मधुशाला का अत्यंत अप्रत्याशित, औपचारिक, आकस्मिक और भव्य उद्घाटन समारोह भी मुझे देखने को मिला। यानी मधुशाला का अत्यंत अप्रत्याशित, औपचारिक, आकस्मिक, भव्य उद्घाटन समारोह किसको देखने को मिला? तो नरेंद्र को मिला, याद रखिए। किसको? नरेंद्र शर्मा को देखने को मिला, याद रखिए, पूछा जा सकता है। श्रोताओं पर एक बारगी गहरी निस्तब्धता छा गई। कुछ क्षणों को शायद सांस लेना भी सब भूल गए, और फिर प्रशंसा का बांध एकाएक टूट पड़ा। वातावरण पर ऐसा जादू छा गया कि वहाँ वहाँ और तालियों की गड़गड़ाहट भी प्रशंसा के गहरे समुद्र और ऊंचे आकाश में न कुछ जैसी लगती थी। कवि और सहृदय का ऐसा अदय आत्मीय संबंध न पहले कभी देखा सुना था, और न फिर कभी इस प्रकार का अनुभव उसका अनुभव हुआ था। बच्चन की सफलता, बच्चन की भाव साधना, उत्कंठ गगन और घनघोर परिश्रम की सफलता थी। यह सब ठीक है, लेकिन केवल इतने से ही मधुशाला की अब अभिभूतपूर्व लोकप्रियता का रहस्य नहीं समझा जा सकता। लोकप्रियता का मुख्य कारण यह भी नहीं कि मधुशाला का कवि जिस आपसदारी, भाईचारे और हेल मेल के सहज भाव के साथ सहृदय से मिला था, वह इसके पूर्व सर्वतः दुर्लभ था। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। ये नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ कथन है, याद रखिए। मधुशाला के बारे में ये कथन किसका है? तो नरेंद्र शर्मा का है, पूछा जा सकता है। मधुशाला का कवि जिस आपसदारी, भाईचारे और हेल मेल के सहज भाव के साथ सहृदय से मिला था, वह इसके पूर्व सर्वतः दुर्लभ था। यह नरेंद्र शर्मा का कथन है, याद रखिए। मध्ययुगीन भारतीय मनीषा मधुभीत या मधु से भयभीत थी। आश्क काव्य के मधुगीत और आर्य जीवन का आनंद वन मधुभीत मध्य युग में न जाने कब का और कहाँ तिरोहित हो चुका था। जीवन के आनंद वन की जगह मध्य युग भयावह भवाटवी भव के महावन और मधु के स्थान पर भयंकर भवसागर के प्रतीक उपस्थित करता था। मध्ययुगीन मनीषा का घोतन करने वाली एक प्रतीक कथा है कि भट्ट भवाट भवाटवी में भटकता हुआ एक भयभीत पथिक किसी ऐसे अंधे कुएं पर जा पहुंचा है, जिसके तट पर कोई व्यक्ति ओछे मुँह लटका हुआ है। कुएं के ऊपर एक घना वृक्ष है, जिसकी ऊंची डाल पर मधु चैत लटका है। बूंद बूंद जो मधु टपकता है, उस चखने के लालच में, यानी वह जिस प्रकार
कोई पेड़ से मधु टपक रहा है, शहद टपक रहा है और वह चखने में जो लालसा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मधुशाला की कविताएं सुनने में लालसा उत्पन्न उत्पन्न हो रही थी। ओंधे मुंह पड़ा हुआ मनुष्य मुंह बाए है। हवा के झोंकों से मधु की बूंदें इधर उधर हो जाती है, मुंह में एक बूंद भी नहीं पड़ती। फिर भी बेसुध और मुग्ध मनुष्य आस लगाए है। उधर वह डाल जिसे वह मनुष्य थामे हुए है, सफ़ेद और काले काले चूहे द्वारा निरंतर कुतरी जा रही है। आधार और सहारे का नष्ट हो जाना निश्चित है। नीचे कुएं में एक अजगर घात लगाए है कि उसका खाजा, वह मधु लुप्त मनुष्य जब गिरा तब गिरा। बच्चन से पहले का आधुनिक हिंदी काव्य हितवाद और छायावादी था। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। बच्चन से पहले का आधुनिक हिंदी काव्य हितवादी और छायावादी था। यह नरेंद्र शर्मा का कथन है, याद रखिए। कवि सरहृदय द्वारा आदत और प्रशंसित था। बच्चन ने ही पहली बार सहृदय श्रोताओं के जमघट में घुसकर धड़तले से मधुस्फोट करने की ठानी थी। यानी ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। बच्चन ने ही पहली बार सहृदय श्रोताओं के जमघट में घुसकर धड़ल्ले से मधुस्फोट करने की ठानी थी। ये भी नरेंद्र शर्मा का कथन है, याद रखिए। बनारस विश्वविद्यालय के शिवाजी हॉल में मैंने बच्चन को मधुभूत मध्य युग का भूत झाड़ते देखा है। यानी ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। बनारस विश्वविद्यालय के शिवाजी हॉल में बच्चन को मधुभूत या मध्य युग भूत झाड़ते हुए किसने देखा है? तो नरेंद्र शर्मा ने, याद रखिए। और देखा था मध्यवर्गीय संकोचशील शालीनता को अनावश्यक सिद्ध करते हुए मधुशाला के उद्घाटन का यह रूप आज भी मेरे मन में घर किए हुए। नरेंद्र शर्मा ने ये पत्र लिखा था। उसके बाद 5 नंबर का किसका है? यह प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त, यानी प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त का ही उपनाम, प्रफुल्ल चंद्र ओझा का उपनाम है मुक्त, याद रखिए। ये हम पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे, चलो। उमर खयाम की रुबाइयों के अनुवाद ने बच्चन को एक नई प्रेरणा दी। यानी उमर खयाम की रुबाइयों को बच्चन ने यानी हरिवंशराय बच्चन ने एक नई प्रेरणा दी। यह कथन किसका है? तो मुक्त जी का है। नई दृष्टि, नई चिंतन धारा, वे अपने ही में कहीं गहरे खोए रहने लगे। हर घड़ी कुछ सोचते, गुनगुनाते रहते। आंखें देखती कुछ किसी दत्तेंद्रिय अदृश्य के पास कान सुनते, लेकिन किसी रहस्य कुहेलिका की ध्वनि झंकार पास होकर भी दूर जाने पड़ते, सबके बीच होकर भी सबसे बड़े प्रतीत होते। किन्हीं क्षणों में हम मित्रों को चिंता होती। आर्थिक कठिनाइयों, कठोर संघर्ष और तीव्र आत्ममंथन की प्रतिक्रिया कहीं उनकी चेतना को किसी अपेक्षित मार्ग पर तो नहीं ले जा रही। बेकारी के दिन थे, ट्यूशनों का सहारा, मस्ती का आलम। बच्चन की कभी विचलित होते या डगमगाते मैंने नहीं देखा। यानी हरिवंशराय बच्चन को कभी डगमगाते, बेरोजगार थे, बेकार थे, ट्यूशन का सहारा था जीने के लिए, और उस पर वह कभी घबराए हुए देखे नहीं थे। लेकिन जब लिखना शुरू करते सब कुछ भूल जाते। मधुशाला के छंद जब लिखे जाने लगे तो वह क्रम हफ्तों चलता रहा। लिखने का कोई निश्चित समय नहीं था, लेकिन जब लिखने बैठते तो लिखते ही चले जाते। मैं अक्सर पास ही बैठा होता, घंटों बैठा रहता, कोई किसी से कुछ बोलता नहीं। हिदायत थी जब तक वे लिखते रहे, कोई उनसे बोले नहीं। उनकी तन्मयता देखकर बोलने की, उनका ध्यान बटाने की किसी की इच्छा भी नहीं होती थी। वे मधुशाला के छंद लिखते लिखते मैं चौकी पर आसन जमाए रहता। लिखने का क्रम जब खत्म होता, लिखे गए छंद वे मुझे सुनाते। यानी मधुशाला के लिखे हुए छंद किसको सुनाते थे? तो प्रफुल्ल चंद्र ओझा को सुनाते थे, याद रखिए, पूछा जा सकता है। सुनाते। कभी कभी भाभी भी पास होती, हम उन छंदों पर चर्चा करते, सुझाव देते। कभी छंदों में सुधार संशोधन होता। मुझे याद है जब मधुशाला के 18-20 पद एक ही तुक में लिखे जा चुके थे। यानी मधुशाला के 18-20 जो पद एक ही तुक में लिखे जा चुके थे, मैंने सुझाव दिया कि अब तुक बदल दिया जाए। एक ही तुक रहने से एक रास्ता मोनोटोनी आने का भय है। बच्चन ने यह बात स्वीकार नहीं की और अपनी ही योजना पर लिखते गए।
आज यह स्पष्ट है कि इससे मोनोटोनी नहीं आई, बल्कि यही मधुशाला का एक विशेष आकर्षण है, यानी एक ही तुक में लिखने का। आखिर आवेश की यह अवधि समाप्त हुई, मधुशाला पूरी हो गई। उसके छंद कवि सम्मेलन में सुनाए गए। मुहामुही बच्चन की प्रसिद्धि आकाश छूने लगी। पास दूर के नगरों में उनकी बुलाहट आने लगी। झंकार करना उनके लिए संभव हो गया। केवल हिंदी जगत में ही नहीं, मधुशाला के प्रकाशित होते ही सारे भारत में उनकी धूम मच गई। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। प्रफुल्ल चंद्र ओझा का कौन सा कथन इम्पोर्टेंट है? केवल हिंदी जगत में ही नहीं, मधुशाला के प्रकाशित होते ही सारे भारत में उनकी धूम मच गई। मुझे याद है, मधुशाला के प्रकाशन के कुछ समय बाद एक बार अकस्मात ही प्रयाग में प्रेमचंद जी से भेंट हो गई थी। कुछ ही समय पहले वे मद्रास होकर आए थे। बातों बातों के सिलसिले में उस दिन उन्होंने कहा था, जानते हो, मद्रास के लोग अगर किसी हिंदी कवि का नाम जानते हैं तो वह बच्चन का नाम, यानी प्रेमचंद से सुना था प्रफुल्ल चंद्र ओझा ने कि मद्रास में कोई हिंदी कवि का नाम, मद्रास की जनता या मद्रास के लोग किसी हिंदी कवि का नाम जानते हैं तो वह है बच्चन, यानी हरिवंश राय बच्चन। यह जनवरी 1967 में लिखा हुआ पत्र है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यह हम देखते हैं। खैर, हम यहाँ पर रुकते हैं। जो भी बाकी के जो पत्र है वह पत्र हम नहीं पढ़ेंगे। उनके आधार पर हम एक प्रश्न जब पूछे जाएंगे, जब टेस्ट सीरीज ली जाएगी, तब उस पर मैं प्रश्न बनाऊंगा ज़रूर। तो यह सब कुछ निःशुल्क था, और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और यहाँ पर जो है हमारी क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पूरी लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाना समाप्त हो गया है। यह रचना मैंने किस दृष्टिकोण से पढ़ाई? लाइन टू लाइन, नेट जेआरएफ, ऑल सेट परीक्षा, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके साथ ही जो पाठक वर्ग है उसके लिए भी पढ़ाई गई है। सभी इसका आनंद आप ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। तो यह प्लेलिस्ट जो है इसी चैनल पर निःशुल्क तरह से अपलोड की गई है। आप कभी भी इसके साथ जुड़कर देख सकते हो, सुन सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।